तो आज का आपका डे 12 एनसीईआरटी पॉलिटी और ज्योग्राफी का टेस्ट। आपकी पूरी फाउंडेशनल कोर्स का टेस्ट 1 है। ठीक है, 2 घंटे का आपका टेस्ट था, 200 मार्क्स का। आप साथ साथ आपको आंसर कीज भी भेज दी गई हैं, डिटेल्ड आंसर की है, उसके अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कोई ऑप्शन क्यों सही है, कोई उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी लिख दी गई है। ठीक है, उन आंसर कीज का सबसे पहले यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो आपका क्या कहते हैं इसे, हाँ, जो आपकी आंसर की है ना, जब आप आंसर की को रीड करोगे, पहले मैं उस चीज को समझा दूं। जब भी आप आंसर की रीड करोगे, अब आंसर की रीड कैसे करनी होती है ये भी अपने आप में समझने की चीज है। सबसे पहले देखो, जब भी आपको आंसर की पढ़नी है, हमेशा क्वेश्चन पेपर को साथ में रखो। कोशिश करो कि जो आपके क्वेश्चन पेपर या आंसर कीज हैं, इनके कहीं से फोटोकॉपी निकाल के ले आओ और अपनी स्क्रीन के सामने अपने साथ फिजिकल कॉपीज रखो, क्योंकि फिजिकल कॉपी पढ़नी हमेशा ज्यादा आसान रहेगी। अब ये जो आपके सामने फिजिकल कॉपी होगी, इसके अंदर क्या है कि एक साइड पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट्स दोबारा से पढ़ो। चाहे कोई क्वेश्चन पेपर में तुक्का मारा था, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन सही है, क्योंकि तुम्हें आता नहीं था, वो बस तुक्का सही हो गया। तो पेपर में सारे क्वेश्चन, सारी स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ना शुरू करो और उसके साथ साथ आप आंसर की पढ़ो। जब साथ साथ आप आंसर की को स्टडी करोगे, तब आपको एक्चुअली अंदाजा लगेगा कि कौन सी चीज कितनी सही है, गलत है। उस पर स्टडी पढ़ी है मुझे लग रहा। ठीक है, तो आपको उसके साथ साथ ही अंदाजा लगेगा कि कौन सी चीज, आपने कौन सी स्टेटमेंट सोचते हुए आपकी सोच सही थी, कहाँ आपकी सोच में गलती होगी। वो सारी जब आंसर की आप रीड करोगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अच्छा आपका कहाँ कंसेप्ट गलत था या कहाँ आपकी थिंकिंग रॉन्ग चलेगी, और अगली बारी उस चीज को फिर ही माइंड में रख पाओगे। ठीक है, आज के आज आपने आंसर की सारी कंप्लीट करनी है पढ़ के। अगर आपने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, बाद में आंसर की वीकेंड पे ही पढ़ेंगे चाहे, तब भी आप तब तक, क्योंकि एग्जाम जब फ्रेश अटेम्प्ट किया होता है ना, तब सब कुछ दिमाग में याद होता है कि ये क्या सोच के अटेम्प्ट किया था, ये क्या सोच के अटेम्प्ट किया था। तो साथ के साथ तुम एक्चुअली दिमाग भी लगा सकते हो कि अच्छा ये तुक्का मारा था पर ये तुक्का गलत हो गया। ठीक है, कि ये चीज मैंने ऐसे सोची थी पर ये सोच यहाँ गलत होगी। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, उसका एक्चुअली कंसेप्ट क्या था, पूरा पूरा वो कंसेप्ट हो गया। क्लियर है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं आपके टेस्ट की डिस्कशन। ठीक है, तो इन जनरल तो बेसिकली आपके कुछ आपके बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हाईएस्ट अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखो, ये चाहे मैंने क्लास के अंदर नहीं भी बताया हो, ये चीजें मैंने ये छोटे छोटे फैक्ट क्लास के अंदर नहीं डिस्कस किए, पर जो आपकी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी उसके अंदर जहाँ अरावली हिल्स लिखे हैं, उसके एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ऑलरेडी वहां पे रिटर्न है। तो आपको एनसीईआरटी जिस्ट जो भी हम कवर करते जा रहे हैं, हमेशा याद रखो आपको सारी की सारी जिस्ट लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है। आप इस चीज में एरर नहीं कर सकते, लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ स्टडी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब कुछ पढ़ना है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है आपके सोलिस्टस के बारे। सोलिस्टस क्या होता था? सोलिस्टस अक्कर होता था अर्थ के बेंड के कारण। कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर्स है, कभी साउथ हेमिस्फीयर में समर्स है, वो सारी चीजें। तो जब हम कहते हैं ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके समर्स है। ठीक है, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द विंटर सोलिस्टिस, ये विंटर सोलिस्टिस में अब देखो कोई हेमिस्फीयर नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली एज्यूम्ड होता है कि जो ऊपर हेमिस्फीयर मेंशन किया है वही हेमिस्फीयर की यहाँ बात की गई है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? विंटर्स में क्या दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं? नहीं।
दिन और रात कब बराबर होते हैं? इक्विनोक्स। इक्विनॉक्स के टाइम। इक्विनॉक्स का कंसेप्ट है ये, ठीक है। समर्स में दिन बड़े होते हैं, विंटर्स में दिन आपके छोटे हो जाते हैं। सिर्फ इक्विनॉक्स जब 2 बार ही आएगा तभी आपका दिन और रात बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका अपने आप ही। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, देखो एक तो यहाँ टॉप पे हमेशा ध्यान रखा करो, यहाँ पे कभी लिखा ना हो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। यहाँ पे कई बार कोई मतलब अगर स्टेटमेंट किसी और तरीके से लिखी हो, उसमें नॉट करेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया हो, या इनकरेक्ट, या यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वर्ड यहाँ जोड़ दिया हो, या इनकरेक्ट वर्ड जोड़ दिया हो, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है। यहाँ पे अगर करेक्ट पूछा गया है तो ऑब्वियसली करेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है। तो क्वेश्चन हमेशा पूरा रीड करना है, और हमेशा जो स्टेटमेंट्स भी होती हैं चाहे आती हों, लास्ट वर्ड तक हमेशा रीड करनी है, ठीक है, ताकि कभी भी ये गलती ना हो। कई बार क्या होता है, लास्ट वर्ड तक जाते जाते ना मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो इसका अपने आप ही वन ओनली सही हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा आपके आंसर की में यहाँ पे पूरा डिटेल में जो कंसेप्ट समझाया है, उस डिटेल कंसेप्ट के अंदर हर चीज बताई भी हुई है। एक फोन साइन करना रहेगा। तो उस डिटेल कंसेप्ट के अंदर ये सारी चीज बताई भी हुई है कि सोलिस्टस क्या होता है, और उसके कारण स्टेटमेंट 2 लिखाना चाहिए, तो वो आंसर की में मिस्टेक है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। वो बेसिकली 1 लिखा गया गलती से, वो आंसर की में वो छोटी सी मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लेना। आंसर की में मतलब हेंस स्टेटमेंट, अच्छा नहीं, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट लिखा हुआ, ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, हाँ करेक्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। तो कौन सा सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे अवेलेबल है? देखो सबसे पहले तो एलिमिनेशन, ज्यादा टाइम वेस्ट करने ना किया जाए, तो देखो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ वाटर पूछा गया है, यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं पूछा गया। सिर्फ सबसे ज्यादा पानी कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी कहाँ एग्जिस्ट करता है? ओशियन। ओशंस में। तो या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है, या सी ऑप्शन सही हो सकता है। ये दोनों ही गलत हो गए, तो ये अपने आप ही ये 2 ऑप्शन पहले तो एलिमिनेट कर लो, ठीक है। दूसरा, वैसे अब देखो हम जब क्या कहते हैं पूरा चार्ट भी बनाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी कहाँ एग्जिस्ट करता है, ओशन में सबसे ज्यादा पानी पड़ते हैं। उसके बाद पानी सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर, अगर जैसे शुरू होता है फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा अवेलेबल ही आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में है, फिर आपके ग्राउंड वाटर में है, फिर आपके लेक्स में है। ये एक्चुअली सबसे सही सीक्वेंस है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपके आंसर की में एक पूरा टेबल भी दे दिया गया है कि कौन सा पानी कितने % से है। उस सारे सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ लेना, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ठीक है। जैसे रिवर्स जो हमें दिखने में बहुत बड़ी दिखती हैं, उसमें दुनिया का 0.0001% पानी ही है नदियों में। वो सिर्फ दिखने में बड़ी लगती हैं, पर खुद सोच लो फिर दुनिया में पानी कितना ज्यादा है, और हमारे पीने के लिए कम पड़ रहा है बस, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट आई हुई है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर को कंसिडर करना है। One important feature of the stratosphere is that it contains the ozone layer. क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही। In this layer, the International Space Station orbits the Earth. स्पेस स्टेशन कभी भी इतने नीचे ऑर्बिट करते ही नहीं है। वो जो आपकी हमने कर्मन लाइन बनाई थी ना, वो उस लाइन के आसपास जाके ही हम ऑर्बिटिंग शुरू कर पाते हैं, ठीक है। उमेश जी, आइस कैप और ग्लेशियर में क्या फर्क है? आइस कैप बेसिकली देखो आइस जो होती है वो होता है जो पानी जम गया है, ठीक है। ग्लेशियर्स अपने आप में ना एक लेयर ऑफ स्नो पड़ पड़ के जो एक पूरी लेयर बन चुकी होती है ना, वो अपने आप में उसके अंदर ग्लेशियर जो होता है उसके अंदर
स्नो भी अंदर फंसी होती है, पानी भी अंदर फंसा होता है, ग्रेवल्स भी अंदर, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे वो भी होते हैं। तो अपने आप में ग्लेशियर एक बहुत बड़ी चीज है। आइस सिर्फ हम पानी के जमने को रेफर करते हैं, जब आपका पानी जम जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपकी अंटार्कटिका की बात करूं, अंटार्कटिका की सरफेस के ऊपर ग्लेशियर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, पर आसपास अंटार्कटिका के ना समुंदर जम जाता है, उन्हें हम आइस कैप्स या आइस शीट भी रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अच्छा स्पेस की लाइन कौन सी थी, क्या कहते थे उस लाइन को? कर्मन लाइन सर। कर्मन लाइन, बिल्कुल। कितने किलोमीटर ऊपर है? 100। 100 किलोमीटर। ठीक है, तो वो चीज, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। देखो, अब जब एक स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर जब आप एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, अगर उसे उस तरीके से मार्क करके देखोगे नीचे, तो अपने आप तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो हमें उसके बाद आता है या नहीं आता। इन दिस लेयर जेट एयरक्राफ्ट एंड वाटर बलून्स फ्लाई। तो यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट और वाटर बलून, वेदर बलून, सॉरी वाटर बलून नहीं, वेदर बलून फ्लाई। तो हमने इसकी हाइट पढ़ी थी वेदर बलून्स की, वो इस लेयर तक ही जाते हैं। ठीक है, इस लेयर के अंदर तक। तो ये आपकी स्टेटमेंट अपने आप सही, एलिमिनेशन से भी आ गया। ठीक है, आजकल यूपीएससी का थोड़ा पैटर्न बदलता जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन अब कम होते जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पर प्रैक्टिस दोनों टाइप की करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हर टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सारा मिक्सचर होता है यूपीएससी में, ये वन वर्ड भी आते होते हैं, पर वो बहुत कम हो गया ऑब्वियसली ओवर द टाइम, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था। चलो, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपूजी। और दूसरी साइड दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ दूं, फिर मैं एक साथ समझाता हूँ ये पूरा कंसेप्ट क्या है। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी। देखो, अब इस चीज की मैं आपको इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊं। देखो, इसकी जो डेट्स पड़ती है ना, इसकी डेट्स भी अलग पड़ती हैं। इसकी डेट्स, पेरिजी और एपूजी, इनकी डेट्स भी सेम नहीं होती, इसकी डेट्स भी अलग है। अब ये क्या है, और ये कंसेप्ट इसीलिए थोड़ा अलग लगेगा। देखो, जो अर्थ की रेवोल्यूशन है सन के चारों ओर, वो ना बैलेंस नहीं है। अगर ये मैं पूरा ऑर्बिट मानूं, अर्थ का ऑर्बिट इस तरीके से है कि सन ना थोड़ी सी इस साइड को पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सबसे कम रह जाता है, पर वहीं पे ये जो डिस्टेंस है, ये सबसे ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण आपके जब यहां पे अर्थ होती है, ये जो यहाँ पे अगर अर्थ है, और अगर यहाँ पे दूसरी साइड पे अर्थ है, तो ये एक डिस्टेंस सबसे छोटा पड़ जाएगा और एक दूर। ये है आपका पेरिजी और ये है आपका एपूजी। ठीक है, ए डालना, सॉरी मोनी। अब पेरिजी कौन से दिनों में पड़ता है, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एपूजी कब पड़ सकता है, ये भी आ सकता है। आपके एक्सप्लेनेशन में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन के कितना डिस्टेंस होता है, क्या होता है, वो सब कुछ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। पर स्टिल डायग्राम भी है वहां पे। पर ये चीज यहाँ पे समझो, जो पेरिजी है ये होता है आपके 3rd या 4th जनवरी को। हाँ जी, चाहे देखो, इससे एक चीज पता चलती है कि ये डिस्टेंस, पास आना या दूर आना, ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता। ऑब्वियसली मैंने डायग्राम में सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बताया है। तो ओवरऑल चाहे हमारे इस टाइम विंटर पड़ रही होती है, तो वो गर्मी कोई ज्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद। अपसोर और उपसोर मतलब वो हिंदी में वर्ड हो गए ना। जो पास वाला डिस्टेंस है आपका पेरिजी हुआ, और एपूजी आपका दूर वाला डिस्टेंस हुआ। ठीक है, वो चेक कर लेना। और यहाँ पे आपकी होती है
3rd या 4th जुलाई के आसपास। सर हाँ जी, सर जब मून सन से दूर होते हैं या पास होते हैं तब नहीं बोलते पेरिजी और अपोजी? नहीं वो मून का होगा, ये अर्थ का होगा। नहीं यार सर इसको पेरिलियन नहीं बोलते, हाँ, पेरिलियन कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं नहीं, वो मून के लिए रेफर किया जाता है, यहाँ पे सन के लिए पूजी और पेरिजी वर्ड है। सर फिर ये स्टेटमेंट नाइदर 1 और 2 मेरी ये सही है सर, मैंने ये नाइदर 1 और 2 करा था। क्यों, नाइदर थोड़ी है। ये सर यही है, आंसर की में भी डी ऑप्शन दे रखा है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ दूं। आंसर की में तो गलती हो सकती है। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन द फारदेस्ट पॉइंट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन है। अपूजी बिल्कुल सही डेफिनेशन है ये, और ये नियरेस्ट पॉइंट ये भी सही है। ठीक है, अगर इसमें आंसर की में, फिर ये आंसर की में गलती है, इसका आंसर बी एंड सी आना था, तो आपका आंसर एक्चुअली गलत है। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो माइनस, पहले तो जो अगर 2 ऐड किए थे तो वो गलत कर लेना। सर सर हाँ जी, सर मैंने ना अभी गूगल पे देखा तो वो पेरीहिलियन लिखा है फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द सन एंड पेरीजीज फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो अगर हम अर्थ को देखें सन के ऊपर, मतलब सन के आसपास जाते हुए, तो फिर पेरीहिलियन वाला टर्म नहीं यूज होगा? नहीं, ये क्या कहते हैं, जब हम ज्योग्राफी भी, मेन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, वहां पे भी हम यही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज नेट को ना रेफर करो, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, पर वहां पे नेट में डेफिनेशन गलत हो सकती है। बुक्स में एक्चुअली सही चीज समझाई होती है, तो मैं आपको, अगर आप कहोगे तो मैं बुक की फोटो खींच के भेज दूंगा। पेरीहीलियन आपकी नियरेस्ट पॉइंट होता है, और एपूजी आपका, सॉरी पेरिलियन कह लो, पेरीहीलियन भी कह लो या पेरीजी कह लो, एक ही बात होती है, दोनों नियरेस्ट पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। एपूजी या सर एक एपीहीलियन। एपिहीलियन होता है। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ ना, वो फर्दर पॉइंट्स को कह रहे हैं, फार्दर जो दूर है। हीलियन वर्ड, हीलियोस वर्ड अपने आप में सन के लिए यूज होता है। हीलियोस जो वर्ड है ना, कहीं पे भी ये वर्ड आएगा हीलियोस, इसके कोई भी और, इसका मतलब सन से होता है। ठीक है, सन या सन की पोजीशन से। मेजी सेम ही चीज है, आप वैसे यूज कर लो ना, एक ही बात है, ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। फिर से बताता हूँ लास्ट टाइम, पेरीहीलियन या पेरीजी इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। पेपर में अगर पेरीजी की जगह पेरीहीलियन आ गया या पेरीहीलियन की जगह पेरीजी आ गया, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हीलियन वर्ड का मतलब हीलियोस से आया है, हीलियोस का मतलब होता है सन, तो सन की पोजीशन के मुताबिक। ठीक है, तो इस तरीके से भी रेफर कर सकते हैं, उस तरीके से भी। तो ये आंसर की में यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, ये मैं बाद में, मुझे प्लीज लिख के भेज देना, आंसर की मैं करेक्ट करवा दूंगा। 5th का आंसर सी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी ने सी किया था तो वो ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है? चलो, consider the following statement, Pacific Ocean is the largest ocean among all the other oceans। टंग की स्लिप हो जा रही है, सही ऑप्शन है ये। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन लार्जली फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स। देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, ये मैं आपको एक बार बता दूं। देखो, जो आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, वो कभी समुंदर शुरू होने के साथ खत्म नहीं होते, पानी के अंदर भी ऐसे कॉन्टिनेंट जाते रहते हैं, फाइनली ऐसे एक डिप आती है, और फिर जाके आपके कहीं ओशन फ्लोर शुरू होता है। ये आपका ओशन यहाँ नीचे जाके कहीं शुरू होता है, ओशियानिक फ्लोर।
ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपका ये मान लो ये आपका सारा समुंदर शुरू हो गया, पर समुंदर के अंदर भी ये कॉन्टिनेंट ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ क्या होता है, जितनी भी मिट्टी और ये सब कुछ वो यहाँ पे फिसल फिसल के इसके अंदर आज सेडिमेंट्स हमेशा इकट्ठे होते रहते हैं। ये जो एरिया है ना यहाँ तक, इस बाउंड्री तक, इसे हम कहते हैं आपका कॉन्टिनेंट शेल्फ। ठीक है, ये एज आ गई कॉन्टिनेंट की। ठीक है, ये इस तरीके से, इसलिए वहां पे एंगल डिक्लाइन कर जाता है इसके बाद। तो यही एरिया होता है जिसकी क्या कहते हैं एक्चुअली डेप्थ हमें सबसे ज्यादा फिजिबल है। एक्चुअली कोई भी काम करने के लिए हम ज्यादातर यहीं तक जाते हैं, नहीं तो ओशंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। इसी कारण जो दुनिया की ज्यादातर इवन जो ड्रिलिंग हो रही है, कोई भी मिनरल्स निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज हो चाहे आपके कोई और मिनरल की रिफाइनरीज हो, हमने इन्हीं एरियाज में लगाई हुई है। ये आपके लिटरली पानी के अंदर 200 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड हो सकते होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो कॉन्टिनेंट शेल्फ शैलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का, जो लार्जली सेडिमेंट से बना होता है। ओशन देखो, ओशन पानी को रेफर करेंगे और उसके अंदर ये सबसे ज्यादा शैलोएस्ट पार्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट शेल्फ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन से ही इसका आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है तो इसका आंसर आ गया डी। क्लियर है? लास्ट वाले में ऊपर क्वेश्चन के अंदर तो नहीं कुछ लिखा था, नहीं, वो उसके आंसर की में गलती है। चलो, सेवेंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर हीट अप कैसे होता है और कूल डाउन कैसे होता है, हमने जो जितना भी कंसेप्ट पढ़ा था, आइसोलेशन, वो सारी चीजों का, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। देखो, जो आपकी हमने मोशन पढ़ा था, एडवेक्शन एक्चुअली जो मोशन होता है ना, एडवेक्शन आपकी, यहाँ पे समझाता हूँ वर्ड से ज्यादा ना, इस चीज को समझाता हूँ। देखो, हम दो टाइप का आपके हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। एक तो है जो वर्टिकल राइज होता है, और वर्टिकल गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, ये है आपका कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, गर्म हवा ऊपर पार्टिकल्स को भेजती है, ठंडी हवा नीचे आती है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं जो एक वाटर बॉडी है और एक लैंड है। पानी की तरफ से अगर जमीन गर्म होगी, इस साइड को हवा चलेगी, जमीन से पानी की तरफ को हवा चलेगी। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट मैं डिटेल में बताता हूँ, अगर हमने पहले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया। देखो, ये अपने आप में यहाँ पे टेस्ट सीरीज का यही एडवांटेज होता है कि टेस्ट सीरीज के अंदर कई कंसेप्ट्स क्लास के अलावा भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, हम बियॉन्ड नोट्स टेस्ट के थ्रू जा पाते हैं। ये दो सिनेरियोज मान लो आपके, सेम एरिया। ठीक है, ये मान लो आपका डे टाइम है, पेन मिस क्यों मारी जा रहा है, ये डे टाइम का एरिया है, मतलब डे टाइम पे क्या होगा, और ये आपका हाँ जी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, पर अभी जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसे पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर एज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बताना जरूरी है, कंसेप्ट तो वहां पे भी आता है। अब ये आपका पानी यहाँ पे, ये आपका पानी यहाँ पे, तो ये मान लो आपके समुद्र का एरिया है, सी है कोई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि बेसिकली जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं जहां पे पानी होता है, वहां पे कंपैरेटिवली ठंड या गर्मी, दोनों चीजें एक्चुअली कम क्यों होती हैं। मतलब अगर गर्मी का मौसम है तो वहां पे न्यूट्रलाइज कैसे वो हो जाता है। ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, अब ये चीज
हाँ, सन से शुरू करते हैं। डे टाइम पे सन है। सन क्या करेगा, सन की रेज जमीन के ऊपर भी पड़ रही है, पानी के ऊपर भी पड़ रही है। पर जो आपकी जमीन है, देखो जमीन के थ्रू कभी दिखता नहीं है, ओपेक होती है, ऑब्वियसली मिट्टी के थ्रू थोड़ी देख सकते हो। तो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है ना, ये सारी की सारी गर्म होने लग जाती है। पर पानी क्योंकि ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है थोड़ा बहुत हमें पानी के अंदर दिख रहा होता है, ठीक है, नहीं तो पानी अपने आप में क्योंकि मोशन में रहता है, तो पानी क्या करता है, पानी में जितनी गर्मी आनी है, पानी गर्मी नीचे तक लेता जाता है। तो पानी कोशिश करता है कि मैं सारी गर्मी बराबर बांट लूं, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे जमीन बिल्कुल ऊपर, क्योंकि जमीन की तो सिर्फ टॉप लेयर गर्म होती है। देखो आप कभी गर्मियों में देखोगे बाहर जाके, ठीक है, छोटे होते बाहर अगर गर्मियों में खेलते भी थे, तो अगर आपने मिट्टी देखी होगी, मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत गर्म होती है। पर थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे, नीचे मिट्टी बिल्कुल ठंडी मिलेगी। ऐसा क्यों है कि नीचे वाली मिट्टी ठंडी मिलेगी, क्योंकि सारी गर्मी ऊपर वाली लेयर में रहेगी। पर जब गर्मी छोटी सी लेयर में है, यहाँ पे सारी बड़ी लेयर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर किसका राइज होगा, लैंड का। लैंड का टेम्परेचर जल्दी राइज होगा, तो यहाँ पे ये हीट्स, गर्म हो रही है, वो है फास्ट, हीट्स फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर आपका धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है। तो बाय चांस में से रह गया होगा गुरविंदर जी, तो यहाँ पे ये अगर गर्म जल्दी हो गया है, ये आपका हीट स्लोली हुआ, गर्म स्लोली हुआ, पेन के तो खरीद जा रहा है। ये हीट स्लो हो रहा है। तो लो प्रेशर कहां बनेगा, हाई प्रेशर कहां बनेगा, लो प्रेशर ऑन लैंड। बिल्कुल यहाँ पे लो प्रेशर, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपका हाई प्रेशर। तो हवा कहां से कहां चलेगी, वाटर बॉडी टू लैंड। बिल्कुल लैंड से, सॉरी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ। और हम हवा को नाम कैसे देते हैं, हवा का जहां से, जिस डायरेक्शन से वो चलती है, तो यहाँ पे पानी की साइड से आ रही है, इसी कारण इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो ये सी ब्रीज चलती है। तो दिन में जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, पानी क्योंकि धीरे धीरे सारी गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वहां पे कम गर्मी होती है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवा यहाँ से यहाँ पे इस साइड को इस तरीके से चल पड़ती है। दूसरी साइड पे अब जब रात हो जाएगी, देखो रात को आपकी अर्थ गर्मी छोड़ना शुरू करती है, ठीक है। अब जब आपकी अर्थ गर्मी छोड़ना शुरू करेगी, तब क्या होगा, सारी जगह से आपकी अब गर्मी निकल रही है। पर अब दिक्कत क्या है कि जमीन ने, जो लैंड था, इसने तो गर्मी छोटे से एरिया से निकालनी थी, क्योंकि इसकी तो सबसे टॉप लेयर ही गर्म हुई है। पर जो समुंदर है, ये तो अंदर तक गर्मी लेके गया हुआ है ना, तो अब इसे गर्मी अंदर से सारी की सारी अंदर तक से निकाल के लानी पड़ेगी। अब सारी गर्मी जब अंदर तक से ये निकाल के ला रहा है बाहर तक, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे ठंडा कौन सा जल्दी हो जाएगा, लैंड एरिया सर। बिल्कुल लैंड ही जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि देखो दोनों साइड पे एरिया कम है। इस कारण जब एरिया कम है, गर्म भी करना आसान है और ठंडा भी जल्दी यही होता है। ये ठंडा भी लेट होगा, स्लो होगा। तो अब रात को क्या होता है, रात को यहाँ पे ये मोशन चेंज हो जाता है।
यहाँ पे अब आपके अब हाई प्रेशर लो प्रेशर किधर चले जाएंगे? ज्यादा गर्म कौन है? पानी है Water. अपना। तो यहाँ पे अब आपका लो प्रेशर हो गया और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब जो हवा चलेगी वो लैंड से सी की तरफ चलेगी, और हम लैंड इस हवा को हमेशा नाम किस तरीके से देते हैं, किस जिस साइड से हवा चलती है। तो ये बन जाएगी आपकी लैंड ब्रीज। ठीक है, ये और भी सेंस में आज हमने ये जो कंसेप्ट जो पेपर में आया हुआ है ये एडवेक्शन के नाम से आया हुआ है कि एडवेक्शन क्या है। ठीक है, कभी किसी और कंसेप्ट से भी आ सकता होता है ये हमेशा, और ये पेपर में क्वेश्चन आते भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है कि आप बीच पे खड़े हो, दिन का टाइम है आपकी, और आप समुंदर को देख रहे हो, तो आपकी किस साइड से आपको हवा लगेगी? फेस पे हवा लगेगी, बैक को हवा लगेगी, लेफ्ट साइड से लगेगी, राइट साइड से लगेगी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जनरल ऑब्जर्वेशन के उन्होंने बस क्या किया है कि कंसेप्ट वही, बस तुम्हें यहाँ पे खड़ा कर दिया। तुम यहाँ पे खड़े हो और समुंदर को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे फेस पे आके हवा लगेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट कई बार डायरेक्टली भी नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी इस कंसेप्ट ये अगर हवा ऐसे जब चलती है, इस हवा को एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एडवेक्शन होगी। अब यहाँ पे इस डायग्राम को मैं अच्छे से बना दूं। ये आपकी जमीन है। मैंने आपको बताया जमीन जब सन जमीन के ऊपर पड़ता रहेगा तो जमीन गर्म होगी और यहां से अपनी गर्मी छोड़ना शुरू करेगी। देखो, जब जमीन अपने बिल्कुल ऊपर की हवा को गर्म करना शुरू करती है ना, उसे हम कहते हैं, ये कंसेप्ट डिटेल में करवा दूं, कंडक्शन। ठीक है, जब आपकी बिल्कुल जो लैंड के बिल्कुल ऊपर की हवा है उस पे गर्मी ट्रांसफर हो रही है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, बिल्कुल जमीन जो ऊपर वाली। अब यहाँ वाले पार्टिकल्स आपके हवा के गर्म हो गए। अब हवा के गर्म पार्टिकल्स जो ऊपर को राइज होने शुरू होते हैं, बेसिकली वो अपनी गर्मी ऊपर को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, और ऊपर से ठंडी हवा जो इसे रिप्लेस करने की कोशिश में लग जाती है। इस कंसेप्ट को, ये जो मोशन शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो आपसे किसी भी टाइप से हवा पूछ ली जाए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी हवा कैसी है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? तो कोई भी डाउट? ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट की हवा को क्या कहते थे? Convection. कन्वेक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन क्या हो गई? गलत। ठीक है, क्लियर है? इन इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड कॉल्ड लू is the outcome of advection process. एडवेक्शन बेसिकली वही लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण चलती है। ठीक है, तो गर्म हवा आ रही होती है ना, तो बेसिकली क्योंकि सारी लैंड सरफेस ही गर्म है, पर लू वहां से वहां चलती है जहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा हाई प्रेशर होगा, वहां पे जहां पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर है, पर वही हवा गर्म ही चलती रहती है। वो इसी कारण चलती है क्योंकि सारे इंडिया हीट अप हो रहा होता है। तो इंडिया ऐसी दुनिया भर में लोकल विंड्स हम आगे मेन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक समझाई हुई है, वो है लू। हाँ जी उमेश जी, इन वर्ड्स को इंग्लिश में याद रख लेना, एडवेक्शन कन्वेक्शन, क्योंकि कई बार हिंदी या पंजाबी लैंग्वेजेस में इनके मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो वर्ड अपने आप में कई बार पेपर में समझ ही ना आए। तो यहाँ पे लोकल विंड्स का भी हमने कंसेप्ट मेन ज्योग्राफी में ज्यादा जा करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक लर्निंग के तौर पे दिया है। ओह सॉरी सर, अगर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल मेंशन होता तब तो राइट होती ना ये? हाँ 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 बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड की गलती है, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है बिल्कुल सही हो जाती है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके ज्योग्राफी का एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके नकुला कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसी चीजें, क्योंकि आपके लगातार अभी भी चाइना के साथ लगातार हमारी
बातचीत चल रही है वो कंफ्लिक्ट पॉइंट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो चाइना बॉर्डर को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर है आपका सिक्किम। ठीक है। 9th आपके हीट बजट के बारे है। ठीक है, हीट बजट, द अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट। अर्थ एज अ होल ना हीट को गैदर करती है ना लूज करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हीट बजट, बजट का मतलब क्या होता है? देखो हीट बजट जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताया था कि अर्थ का प्रोसेस इस तरीके से बना हुआ है कि दिन में अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर या जमीन हर चीज गर्मी एब्जॉर्ब करती रहती है। वो गर्मी इसलिए एब्जॉर्ब कर रही है कि रात को जब सन चला जाए वो इसी गर्मी को रिलीज करती रहे लगातार और आपका टेम्परेचर बैलेंस बना रहे। पर इसके कारण होता क्या हुआ है, इसके कारण होता क्या है कि रात को सारी हीट अर्थ से एटमॉस्फेयर से निकलती जा रही है, सुबह तक सारी हीट निकल चुकी होती है और अर्थ फ्रेश हीट के लिए तैयार होती है। तो अर्थ का जो हीट बजट है वो हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो ना नहीं सर, कैसे 0? कुछ तो रहती है हमेशा। एक चीज बताओ, आज लेट्स सपोज सारा दिन गर्मी पड़ी है, ठीक है, हाँ जी। चलो एक और तरीके से पूछता हूँ, एक और कंसेप्ट भी तुम्हें साथ में क्लियर हो जाएगा। एक जनरल चीज का आंसर करो मेरा। अगर सारा दिन सुबह से लेके दोपहर के 4 बज गए हैं, सारा दिन धूप रही है, बहुत तीखी डायरेक्ट धूप रही है, पर 4 बजे सडनली आपके बादल आने शुरू हो गए, उसके बाद वो जो बादल हैं वो सारी रात बादल रहते हैं, आपके रात जो होगी वो अब ठंड, बारिश बुरिश कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ बादल ही है। ठीक है, तो जो अब आपकी रात है, रात ज्यादा गर्म होगी या ज्यादा ठंडी होगी या बिल्कुल सेम ही रहेगी? क्या होगा? ठंडी। अगली बारी ऑब्जर्व करना। सर गर्म होगी। गर्म होगी क्योंकि बादलों की वजह से हीट जो पूरी पूरी रिलीज नहीं ना होगी। बिल्कुल, देखो हमेशा ना गर्म होती है, क्योंकि होता क्या है, आपके हीट बजट का पूरा प्रोसेस जो है उसका डायग्राम भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसमें हीट बजट का डायग्राम, ये मान लीजिए आप आपकी, हाँ जी ज्यादा गर्म होगी किरण, बिल्कुल सही है, ये आपकी अर्थ होगी। ठीक है सर जी, सर जैसे आपने अभी बताया ना, जैसे बादल आ जाएंगे, तो ये कंसेप्ट एक सिमिलर टू जो अभी चल रहा है हीट डोम, वही चीज हो जाएगी ना अगर बादल आ गए, क्योंकि ट्रैप हो गई है अभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, वो मैंने उसी सेंस में, मतलब मैं कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड कर रहा था कि यहाँ से वो निकालूंगा। एक मिनट में मैं बताता हूँ बस। ठीक है, इस पूरी चीज को ड्रॉ करके अब देखो होता क्या है आपके, आप मान लो कि आपके सन से लाइट चली है या फिर कि सन से लाइट आ रही है, कई लाइट तो अब आपके, क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर अलग रंग से बना दूं। ठीक है, हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ये स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर की लेयर्स ये काम नहीं कर रही, ओवरऑल ये काम हो रहा है। इसमें से क्या होता है, जो स्टार्टिंग में सन से लाइट आ रही है इसमें से 7% लाइट तो वापस चली जाती है, ये हमारे तक कभी पहुंचती नहीं है। ठीक है, ये अर्थ को एंट्री नहीं करती, एंटर करने से पहले टकरा के 7% तो ऐसी मुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपकी बाकी जो यहाँ पे लाइट एंटर की, आपके यहाँ पे जो आपके बादल हैं अलग अलग हाइट के ऊपर, बादल ना दोनों साइड से काम करते हैं एक बिल्कुल मिरर का। अगर बादल के ऊपर हीट या लाइट आके गिरेगी ना, साथ के साथ वापस टकरा के मुड़ जाएगी। 17% लाइट आपकी बादलों से
टकरा के पूरी अर्थ के ऊपर, इतने तो बादल हर टाइम ही रहते हैं कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर, कि 17% लाइट बादलों से टकरा के मुड़ जाती है। अगर बादल आपके डे टाइम पे हैं तो आपकी सारी की सारी लाइट और उसके साथ हीट वो सारी की सारी मुड़ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में एक चीज, पहले अभी वैसे सरफेस तक नहीं पहुंचा रहे, एक सरफेस पे जब लाइट पहुंचती है आपकी, क्योंकि हमें देखो सारी सरफेस दिखाई देती है ना। अच्छा, एक ब्लैक और व्हाइट रंग में फर्क पता है इस सेंस में कि यस सर। नहीं, फर्क तो मुझे पता ही है, तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पता तो होता ब्लैक एब्जॉर्ब्स और हीट लेस color अब्सॉर्ब। है। white। नहीं वो चीज नहीं, वाइट का तुम्हें ज्यादा पता है ब्लैक और व्हाइट एक्चुअली कोई रंग ही नहीं है, ये पता है तुम्हें? ब्लैक और व्हाइट एक्चुअली कोई Scattering. रंग ही नहीं है। स्कैटरिंग प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है, जब आप कहते हो कि आपने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं या ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, ये है क्या? ब्लैक कलर वो हमारी आंखों को ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट हमारी आंखों को व्हाइट दिख रहा है, वो एक्चुअली कोई रंग नहीं है उनका। ठीक है, ब्लैक का भी कोई रंग नहीं है, व्हाइट का भी कोई रंग नहीं है, ये दोनों रंग ही नहीं होते। ठीक है, रंग सिर्फ वो होते हैं जो रेनबो में एक्चुअली दिखाई देते हैं। तो ये दोनों को देखोगे रेनबो में, ये दोनों रंग ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, व्हाइट कलर उन बॉडीज का होता है जो सारी की सारी लाइट को ना रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि अगर उनके ऊपर लाइट पड़ेगी, उन्होंने सारी लाइट वापस से रिफ्लेक्ट कर दी, कोई लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो उसका कोई रंग नहीं आया। बेसिकली होता क्या है, जो विजिबल लाइट, जैसे अभी मेरे आसपास जितनी लाइट है इसमें सारे रंग है। बस होता क्या है, जैसे चलो आज मैंने मल्टी कलर्ड शर्ट पहनी है, अब जो ये जितने भी थ्रेड होंगे या जो भी इनकी पॉलिशिंग है, वो बेसिकली अल्टीमेटली है क्या साइंटिफिक कंसेप्ट में, कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको रंग की। जो विजिबल लाइट यहाँ पे पड़ रही है वो आपको रेड दिखा रही है, ये विजिबल लाइट आपको डार्क ब्लू दिखा रही है, ये बीच में व्हाइट स्ट्रिप है ना, व्हाइट स्ट्रिप का मतलब है कोई रंग नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि सारी लाइट बाउंस बैक करके इधर उधर चलेगी, यहाँ पे कोई रंग नहीं है। ब्लैक वो रंग होता है जो मतलब ब्लैक रंग जब हमें दिखाई देता है वो उस बॉडी का होता है जो सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेता है, वो किसी रंग को रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देता, वो सारे रंगों को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ब्लैक और व्हाइट रंग एक्चुअली ये होते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में ये होता है। तो वैसे ही एक्चुअली मतलब यही जो रिफ्लेक्शन है ना, इसी कारण हमें एक्चुअली सारी चीजें दिखाई देती हैं हमारे आसपास। देखो एक बिल्कुल अंधेरा कमरा, उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि कहीं पे लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। लाइट जितनी जहां से रिफ्लेक्ट होती है हमें उतना कॉर्नर ही उसका दिखाई देता है, इसी कारण व्हाइट कलर की चीजें इतनी चमकती हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा आ रही होती है। कोई भी इवन जो ब्राइट कलर्स हैं वो इतने ज्यादा क्यों चमकते हैं? क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वैसे ही हमें अर्थ के ऊपर जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, ये सारी वापस चली जाती है, स्पेस के अंदर चली जाती है। ये आखिरी आपकी 6% है, ये रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस से टकरा के मुड़ गई, ये बादलों से, और ये वैसे एटमॉस्फेयर से। तो आपकी ओवरऑल ये जो लाइट है, जो सन ने अगर 100% लाइट भेजी थी, उसमें से अगर इसे आप टोटल करोगे, टोटल कितना बन गया इसका? 30%। 30% लाइट तो कभी अर्थ को पहुंचती नहीं है, तो 100% में से 30 तो पहले ही सारी की सारी मुड़ गई। ठीक है, क्लियर है? 30% यहां गई, यहां तो कोई भी डाउट? क्लियर है ना ये? सर अब 65% 30%, हाँ जी 60% नहीं जाती सर इधर उधर। आप बात कर रहे हो रिफ्रैक्शन की, ठीक है सर। मैं बात कर रहा हूं जो स्पेस में ही चलेगी, वापस स्पेस में ही लॉस्ट होगी, अलग अलग जगहों से टकरा के वापस स्पेस में ही 30% चलेगी। इसके बाद क्या है, उम्मीद वो रात को है, 35% वो रात को है। वेट करो, मेरे बीच में कंसेप्ट टूट जा रहे हो तो मेरा फ्लो टूट जाता है, वेट करो 2 मिनट, मुझे पता है तुम सबको आता है। ठीक है, वेट करो।
तो अब बाकी यहाँ पे जो लाइट पहुंची है स्पेस एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ पे काफी सारी लाइट अब क्या होता है, ये हीट के तौर पे ना एब्जॉर्ब हो जाती है। ये जो एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे लाइट, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर या तो स्कैटर हो जाती है या तो हीट के तौर पे रह जाती है, या आपकी 23% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ये अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचती, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही खत्म हो जाती है। जो हमें स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है, वो यहाँ पे लाइट स्कैटर होगी, इसका ही परसेंटेज यहाँ पे लाइट स्कैटर हो गया, हमें ब्लू कलर दिख रहा है, बाकी सारे रंग बिखर गए। हीट को यहाँ पे सारी की सारी लेयर्स ने, जैसे ओजोन लेयर गर्मी एब्जॉर्ब करती है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया 23% में से, वो सारी की सारी गर्मी यहाँ पे। लास्ट में अब जो सिर्फ परसेंटेज बची, कितनी परसेंट बची, 47%। 47% फाइनली आपके अर्थ सरफेस तक दिन में पहुंचती है, लैंड के ऊपर, ओशन के ऊपर, ये सारी की सारी पहुंचती है। अब रात को ये सारी लाइट, मतलब ये जो सारी हीट है, ये 47% अर्थ में से और 23% ये आपका एटमॉस्फेयर से। अब जब रात होगी, जब आपका सन नहीं है, अर्थ को अपना टेम्परेचर तो बैलेंस करना ही है ना, तो रात को ये सारी हीट इन दोनों जगह से आपकी हीट वापस निकलनी शुरू होती है, ठीक है। अब जब हीट निकलेगी तो ये फाइनली स्पेस में जाएगी। तो इसमें क्या होता है, आपकी कंडक्शन के थ्रू 7% हीट निकल जाती है, 47 का 7%, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब पता है क्या होता है, इसके भी टर्म यहाँ पे बता दूं। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? तो रेडिएशन से जो होती है। देखो, लेटेंट हीट का मतलब होता है जब आपके कोई दो बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में हो, ये आपका फिजिक्स का प्रिंसिपल है, अगर आपके दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, वो बिना किसी उस चीज के, बिना एक्चुअली कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, वो अपना सिर्फ हीट ट्रांसफर कर लें, तो तुम्हें कोई एक्सटर्नली कोई काम नहीं करना पड़ रहा, इसकी हीट इसमें ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो कोई उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं होता है, ऐसी चीजों को लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पे जितने पार्टिकल आपके एटमॉस्फेयर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कई बार आपस में एक दूसरे को हीट फॉरवर्ड करते रहते हैं, इसे हम लेटेंट हीट कह देंगे। तो लेटेंट हीट के थ्रू जो आपका एटमॉस्फेयर हीट अप हो रहा है, वो आपका 24% लेटेंट हीट के थ्रू रात को हीटिंग होती रहती है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करते कराते जो आपकी बाकी सारी रेडिएशन, मतलब ऐसे ही सारी की सारी लूज अप होती रहती है। क्लाउड्स में से 20% रात को निकल जाता है, ठीक है। फिर आपकी जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे, वो गर्मी दिन में एब्जॉर्ब करते हैं, वो निकालना शुरू करते हैं, 40% वहां से निकल जाती है, ठीक है। अर्थ में से बाकी जो डायरेक्ट जा रही है 10% वो जा रही है, करते कराते आपकी ये सारी हीट यहाँ से निकल जाती है। तो अगले दिन ये सारी हीट अर्थ निकालेगा, तभी अगले दिन अगली हीट एब्जॉर्ब करने के लिए अर्थ तैयार होगी। नहीं तो अगर पुरानी हीट भी रहेगी, अगले दिन और हीट भी आती जा रही है अर्थ पे, तो धीरे धीरे आग ही लग जाएगी, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती। इस कंसेप्ट को इसीलिए कहते हैं हीट बजट, ठीक है। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट है हीट बजट पर। तो सर 23% क्या सर? हाँ जी सर जो ऊपर 23% सी ना अब्सॉर्ब, वो किसी है सर, वो समझाओ, मैं सम कनेक्ट नहीं हो पाया सर। आ वाला 23 जो बेसिकली Yes, थोड़ी sir. जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इन सब ने जो हीट एब्जॉर्ब कर ली, प्लस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, वो सारी की सारी ये 23% है ओवरऑल टोटल करके, जो एटमॉस्फेयर के पास रह जाती है, ठीक है। चाहे ओजोन लेयर ने एब्जॉर्ब की है, चाहे आपके स्कैटर होगी लाइट जिसके कारण हमें ब्लू स्काई दिखाई देता है, या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जैसे वाटर वेपर ही हो गया, उसने गर्मी एब्जॉर्ब कर ली, या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऐसी चीजों ने।
हाँ जी पाला, आप क्या पूछ रहे थे? सर मतलब अंडरस्टैंड कैसे निकल जाती है हीट, बट ऐसे तो नहीं कह सकते 100% निकल जाता है, क्योंकि कुछ तो मेंटेन रहता ही है टेम्परेचर रात को भी। वो रात को इसलिए मेंटेन रहता है ना, क्योंकि अर्थ की सरफेस से और एटमॉस्फेयर से गर्मी जा रही है। ये जाते जाते ही इतना टाइम लगाएगी कि अगले सुबह तक आपकी, ये जब तक जाएगी तब तक अगला सूरज आ जाएगा। इसीलिए तो आपकी मॉर्निंग्स काफी ज्यादा ठंडी होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। क्योंकि अगर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग देखोगे ना, सनराइज से पहले वाला टाइम देखोगे, हमेशा नोटिस करना उस टाइम पे ना, आपके जब विंटर्स आएंगे ना तब नोटिस करना, अगर आप रात को देखोगे ना कि सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ने वाली है, तो अगर आप नोटिस करोगे 3-4 बजे के करीब ना सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही होगी। उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर राइज होने शुरू होते हैं, चाहे हमें सन नहीं दिखाई देने लगे पर उसकी वर्टिकल वेव्स तो आने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो मोशन है, ठीक है। तो वो इसी कारण, क्योंकि रात होते होते सारा टेम्परेचर लूज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? और अगर डे टाइम सुबह सुबह आपके बादल आ गए, सारा दिन बादल रहे और शाम को बादल चले गए, तो रात आपकी और ज्यादा ठंडी होगी, क्योंकि दिन में सूरज की लाइट आने ही नहीं दी, जमीन आपकी ठंडी की ठंडी रहेगी, ठीक है। क्लियर है आपकी? और मतलब हम जहां पे भी रहते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज यही तो है कि आपके जितना भी ये गर्मी फैल रही है यहाँ पे, ये इसी चीज से हमें गर्मी महसूस होती है कि जमीन से कितनी गर्मी निकल रही है। आसमान की परसेंटेज तो इसके सामने बहुत छोटी है। हमें एक्चुअली जो गर्मी समर्स में महसूस होती है वो जमीन से ज्यादा हो रही होती है। इसीलिए जब बारिश होती है कई बार आप देखोगे सडनली आपकी ना जमीन से गर्मी निकलती हुई महसूस होती है, क्योंकि वो बारिश, ठंडा पानी उसके ऊपर गिरता है, वो साथ की साथ इवेपोरेट होती है गर्मी, ठीक है। तभी तो एक पहले क्या करते होते थे कि जितनी सड़कें हैं, लोग अपने घरों के बाहर कई बार पानी गिरा देते थे, तो घर के आसपास आपने गीला कर लिया घर को, जमीन में से सारी गर्मी निकल जाएगी, तो ऑब्वियसली आपका घर कंपैरेटिवली ठंडा लगेगा, क्योंकि जमीन गर्मी कम छोड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कुछ ही टाइम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप फिर ऑब्वियसली आपका घर हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, आसपास का एरिया लो प्रेशर, थोड़ी सी आपको हवा भी चलती हुई महसूस होगी, और वो थोड़ा टाइम बाद टेम्परेचर बैलेंस कर लेगी और फिर वहीं आ जाएगी, और टेम्पररी तौर पे रिलीफ मिलता है उससे, ठीक है। The earth as a whole does not accumulate or lose heat, ये बिल्कुल इसलिए सही स्टेटमेंट है। दूसरी चीज आपकी जो यहाँ पे है वो है roughly 35% of the light energy is reflected back to the space even before reaching the earth surface। देखो रफली, इसलिए रफली वर्ड लिखा है, जैसे मैंने आपको 30% गिन के बताई, ठीक है। अब इसके अंदर स्कैटर्ड लाइट भी आप काउंट कर लोगे, करते कराते 35% बन जाती है, ठीक है। तो इसके कारण आपकी ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो स्कैटर्ड लाइट जो आपकी वो भी होती है, उसके भी कुछ परसेंटेज क्योंकि लूज होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, दोनों सही नहीं। हाँ जी मई जी, आप वैसे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, वो बिल्कुल क्लाउड किस टाइप के हैं वो भी फर्क पड़ता है। देखो जितने ज्यादा डार्क होती है ना कोई भी चीज, ये इवन जमीन के लिए बता दूं, जंगल के लिए बता दूं, हर चीज के लिए बता दूं, जो चीज जितनी डार्क होती है ना वो उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। ये चीज हमेशा याद रखना, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। इस कंसेप्ट को क्या कहते थे, एक मिनट मैं बताता हूँ। ए से वर्ड था, एक मिनट का, एल्बिडो सर। हाँ एल्बिडो चीजों को, ठीक है बिल्कुल, एल्बिडो, एल्बिडो इफेक्ट, ठीक है। एल्बिडो में एक चीज याद रखना, देखो सबसे ज्यादा एल्बिडो क्या होता है, जिस चीज का एल्बिडो जितना ज्यादा होगा ना, एल्बिडो एक नंबर होता है, एल्बिडो जिस चीज का जितना ज्यादा होता है ना, उसका मतलब है वो उतनी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी।
जैसे सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है बर्फ का, स्नो का, जो बिल्कुल ताजी बर्फ गिरी है। क्यों? व्हाइट कलर है ना, व्हाइट का एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा। जो भी सबसे डार्केस्ट रंग होंगे उनका एल्बिडो सबसे कम होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे भी उनकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी उतनी कम होगी। ये हर चीज के ऊपर याद रखना। जो बादल ज्यादा लाइट कलर के हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, जो बादल डार्क कलर के हैं वो गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट कम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इवन जो आपकी मिट्टी है, जो आपकी सैंड होती है, देखो आपके जो रेगिस्तान है उनके बारे में फैक्ट बता दूं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है, पर रात को ठंडे भी उतनी जल्दी होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर कभी गर्मी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। क्यों? एल्बिडो बहुत ज्यादा लाइट कलर की है ना सैंड। वहीं पे कहीं पे क्ले वाली मिट्टी होगी। क्ले ऐसी चीज है जो सारी रात भी गर्म रह सकती है। ठीक है, इसीलिए क्ले की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसी चीजें पत्तों में भी सेम चीज। जो पत्ते लाइट रंग के हैं वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, जो पत्ते डार्क कलर के हैं वो आपके कम लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ये सारी चीजें क्लियर है? तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ एज अ फ्लो बनाने के लिए थोड़ा स्लो चल रहा था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक कोई भी डाउट हो 10 क्वेश्चंस में, वो पूछो। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से सर आइसोथर्म एक बार बता दो, 10th में है। अच्छा ये वही बताओ। हीट बेल्ट है? नहीं, मैं बताता हूँ। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म वर्ड क्या लगता है किससे ओरिजिनेट हुआ होगा? टेम्परेचर। बिल्कुल, टेम्परेचर से, थर्मल से ये वर्ड आया। सो बेसिकली हम करते क्या है, जितनी भी सारी दुनिया में हमने क्या किया है, हम ना सारी दुनिया में आपके टेम्परेचर्स लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कौन सी जगह पे कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सारी दुनिया के टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब होता क्या है, आइसोथर्म्स ना हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं जो सेम टेम्परेचर जहां जहां पे भी दुनिया में है ना, वहां वहां पे हम बना देते हैं। ठीक है, मतलब आइसोथर्म वो लाइन होगी, एक मिनट यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ समझाना आसान हो जाता है। सारी दुनिया का एक बेसिक सा नक्शा बना दूं। सूर्य जी कुछ पूछना है आपका? माइक ऑन है? किस साइड पे? कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब मान लो कि आपके यहाँ पे अमेरिका के इस एरिया में, अमेरिका के इस एरिया में, अफ्रीका के इस एरिया में, यहाँ पे किसी एरिया में, यहाँ पे कोई एरिया में, यहाँ पे इंडिया के मध्य प्रदेश की साइड, यहाँ पे चाइना के, यहाँ पे जापान के, यहाँ पे, ये सारे एरियाज में ना टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, लेट्स सपोज। तो हम क्या करेंगे कि आज यानी कि ये सारे एरियाज के अंदर इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे लाइन को, घूम के इस साइड को, क्योंकि अर्थ गोल है तो ये पूरा ऐसे जोड़ देते हैं जहां पे भी टेम्परेचर कॉमन होगा। तो ये बन गई एक आइसोथर्म। लेट्स सपोज ये सारे एरियाज में फिर इनके ऊपर टेम्परेचर लिख दिया जाता है 32 डिग्री सेल्सियस, लेट्स सपोज। ठीक है, और यहाँ पे कोई और जगहें थी जिनका टेम्परेचर इस टाइम पे हुआ है, ऐसे ही सारी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, सारे एरियाज को कनेक्ट किया जाता है, जितने भी कोई भी एरियाज होते हैं, 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे सारी की सारी चीजों को आपके यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा, सारे सेम टेम्परेचर वाले एरिया को कनेक्ट कर दिया जाएगा। इन लाइनों को कहते हैं आइसोथर्म। तो एक जनरल चीज बताओ, ज्यादा टेम्परेचर जिस साइड पे समर्स होगी उस साइड पे होंगे, ऑब्वियसली उस साइड पे टेम्परेचर ज्यादा होंगे, दूसरे हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होंगे।
तो आइसोथर्म जब हम कहते हैं कि बिल्कुल पास पास कहाँ मूव कर जाते हैं, देखो जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में गर्मी के टेम्परेचर भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर जगह सन ही सन है, इवन पोल के ऊपर सन है। पर साउथ में तो एक टाइम के बाद तो वैसे ही अंधेरा है, वहां तो बिल्कुल ही आइसोथर्म एक कॉमन ही लाइन होगी सारी जगह के लिए। उसके अलावा भी क्योंकि ठंड पड़ रही है, ज्यादातर हवा बिल्कुल शांत बैठी है, तो आपके टेम्परेचर बिल्कुल स्टैग्नेंट हुए होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आपकी जिस साइड को गर्मी पड़ती है ना, आइसोथर्म्स उस साइड को पोलवर्ड्स मूव करने लग जाते हैं। और जब सन दूसरी साइड चला जाएगा तो उस साइड, अगर किसी हेमिस्फीयर के स्पेसिफिकली पूछा जाए, तो आपके उस साइड वाले इक्वेटर की तरफ जाने लग जाएंगे, दूसरी साइड पे पास पास आने लग जाएंगे ना, ये पोलवर्ड जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आइसोथर्म्स की मूवमेंट इस तरीके से दिखाई देती है। टेम्परेचर्स इक्वेटर के पास जाएंगे या इक्वेटर से दूर जाएंगे, वो सारी चीज कौन से क्वेश्चन में है मैं वो आपको बता भी देता हूँ। 10th 10th ही था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सरफेस टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी। January the isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continents. Okay. दूसरा है the effect of the ocean is well pronounced in the ocean. ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका भी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये जो कंसेप्ट है, अब यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट मिस कर दिया था, वो मैं आपको बता दूं। अब देखो, जो आपके कभी भी एक चीज बताओ, ये हमने वैसे जनरली पढ़ी हुई है, बस आइसोथर्म को नहीं तब मेंशन किया था। आपका पानी ज्यादा, अभी भी हमने पढ़ी वैसे तो क्लास में, पानी ज्यादा गर्म होता है या लैंड ज्यादा गर्म होता है? लैंड सर। सर लैंड ज्यादा गर्म ओवरऑल होगा? पानी, ओवरऑल पानी। नहीं, ओवरऑल नहीं, अगर मैं अभी जाके पानी और जमीन का टेम्परेचर लूं, इमीडिएटली तो लैंड सर। हमेशा लैंड ही, हाँ मतलब ज्यादा हीट अप लैंड होता है। खुशप्रीत, हाँ जी कुछ और पूछना था? नो सर नो। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने 32 डिग्री लैंड के ऊपर ढूंढना है और 32 डिग्री पानी के अंदर ढूंढना है, 32 डिग्री मुझे पोल वर्ड मिलेगा या इक्वेटर वर्ड मिलेगा? इक्वेटर वर्ड। इक्वेटर वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे लैंड की तरफ थोड़े से, जब लैंड के ऊपर आइसोथर्म एंटर करती है वो थोड़ी पोल वर्ड हो जाती है, और जब वो पानी के ऊपर से पास करती है वो थोड़ी सी इक्वेटर वर्ड हो जाती है, क्योंकि पानी कम गर्म होगा। पोल्स की साइड तो बिल्कुल ही ठंडा पानी है, जमा पड़ा है। इक्वेटर की साइड हमें वो सेम टेम्परेचर मिल सकते हैं, तो इस साइड को ये थोड़ी इक्वेटर वर्ड चली जाती है। ठीक है, तो ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है। Isotherms deviate to the north of the ocean and to the south over the continent. ये बात की गई है सदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ओवर द ओशन। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया, जब आपके एक स्टेटमेंट में कॉन्टिनेंट ना मेंशन हो और एक में मेंशन हो, उसी कॉन्टिनेंट को हमेशा मान के चलना। तो यहाँ पे नॉर्थ, जनवरी का मौसम है, तो यानी कि सन आपके कौन से हेमिस्फीयर में होगा? सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी थोड़ी सी किस साइड को ज्यादा होगी? इक्वेटर वर्ड, सॉरी, पानी की गर्मी किस साइड को ज्यादा मिलेगी? इक्वेटर वर्ड को। यस। ठीक है, क्योंकि लैंड तो और भी ज्यादा गर्म होगा ना, वो सेम टेम्परेचर ढूंढने के लिए हमें इक्वेटर की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा। तो इस कारण ये आपकी नॉर्थ को डिविएट कर जाती है ओवर द ओशंस, और साउथ को कॉन्टिनेंट। मतलब मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। आपके जनवरी का महीना है, आपके यहाँ पे अगर आपके 32 डिग्री टेम्परेचर है, ये 32 का एग्जांपल लगाते हैं, 32 डिग्री अगर यहाँ पे है, यहाँ पे गर्मियों का मौसम है, मुझे थोड़ी इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी मिलेगी ना पानी के अंदर, तो ये लाइन नॉर्थ वर्ड को चलेगी ना एक बारी, और जब वापस कॉन्टिनेंट आएगा तो फिर से साउथ वर्ड आ जाएगी। ये लाइन उन्होंने पूछी है। पेपर में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रही होती है तो छोटा सा साइड पे क्वेश्चन पेपर के ऊपर डायग्राम बना के हमेशा चेक कर सकते होते हो। क्लियर है? और कोई डाउट? 10 to 20 के बीच में। सर एक तो 20 क्वेश्चन ही है। 20 से पहले तो नहीं किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सर
सर 14th वाला बताना। 14th। और शिखा आप कौन सा कह रहे थे? 18th सर। 18th। यस। ठीक है, 14th, 18th और 20th। ठीक है, तो 14th है फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमेशा डिपेंडेंट होती हैं अपने रॉ मटेरियल के ऊपर। इसका क्या मतलब है? ये ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जिनका अपने रॉ मटेरियल के पास ओपन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका कॉटन लगा लो। देखो हमेशा देखना मैप के ऊपर, आपकी कॉटन मिल्स जो होंगी ना, वो उन्हीं इलाकों में होंगी जहां पे कॉटन उगाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है। ज्यादातर कॉटन मिल्स भी वहीं पे हैं। इसका कारण है क्योंकि कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो अपना, जिसे हम कहते हैं वेट लॉस क्रॉप। ये क्या होता है, जितना टाइम कॉटन आपकी फालतू में पड़ी रहेगी ना, उतने ज्यादा वो अपने थ्रेड लूज करती जाती है। धीरे धीरे उसके सारे थ्रेड खत्म होते जाते हैं। ठीक है, तो ये वेट लॉस क्रॉप है। इसीलिए जो उसकी इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा पास में ही लगती हैं, ताकि वो जल्द से जल्द प्रोसेसिंग में चली जाए। ठीक है, अब इस कारण तुम ऐसा नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज कॉटन कहीं पे उग रही है, तुम फैक्ट्री कहीं और जाके लगा लो। नहीं तो तुम्हें रॉ मटेरियल मंगाने में जितना नुकसान हो जाएगा ना, वही अपने आप में बहुत बड़ा। सेम चीज आपकी कोल इंडस्ट्री के साथ भी। कोल भी एक वेट लॉस मिनरल है। जितना टाइम कोल पड़ा रहता है उसके ऊपर से डस्ट उड़ती जाती है उसकी। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि धीरे धीरे कोल अपना वैल्यूएबल लेयर खोता जाता है। तो ज्यादातर कोशिश की जाती है, मतलब इसमें कोशिश ही की जा सकती होती है ऑब्वियसली, कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या जहां पे भी कोल की रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा पास से पास हो। जैसे अगर स्टील की फैक्ट्री है, उसमें कोल चाहिए, तो स्टील की फैक्ट्री ऐसी जगह पे बनाई जाती है ज्यादातर जहां पे कोल बिल्कुल पास में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे आपकी टाटास ने बनाई हुई है जमशेदपुर में, वहां पे कोल बिल्कुल पास में अवेलेबल है। पर अब ये जो है, ये इंडस्ट्रीज टाइड अप है, ये अपने रॉ मटेरियल के साथ टाइड अप है, इन्हें वहीं पे ही बसना पड़ेगा। जैसे फिश इंडस्ट्री लगा लो। फिश इंडस्ट्री मतलब कोस्टल फिशिंग का तुम्हारा काम है, और तुम इंडिया के कोस्ट के पास नहीं फैक्ट्री लगा रहे, जम्मू कश्मीर में जाके फैक्ट्री लगा रहे हो, तो तुम्हें कौन समझदार कहेगा? ठीक है, पर कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका डायरेक्टली रॉ मटेरियल से प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेट्स सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री है। कार मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को कभी ये कंसर्न नहीं होगा कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, टायर्स भी चाहिए, ग्लास भी चाहिए, वो तो अलग अलग जगह से बन के आ रहा है इनके पास। इन्हें रॉ मटेरियल से डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है, इनके पास पहले से ही बने हुए कुछ सामान आ रहे हैं, ये तो फाइनली उसे असेंबल कर रहे हैं। तो कार मैन्युफैक्चरर्स जो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं ना, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को आपके फुट लूज कहते हैं, जो कहीं पे बंदी नहीं होती और वो कहीं पे कभी भी मूव कर सकती है। इन इंडस्ट्रीज को फुट लूज कहते हैं। तो इनकी प्रायोरिटी वैसे ही अपने आप को कहाँ सेटअप करते हैं, जहां पे इनकी मार्केट होती है, जहां पे इन्होंने बेचना है। तो हमेशा देखना शहरों के आसपास थोड़ी दूर रूरल एरिया में जाके कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ताकि डिलीवरी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि शहरों में बेचनी है। ठीक है, दिल्ली अगर बेचनी है तो हरियाणा और यूपी में फैक्ट्रियां तभी लगी हुई हैं उसके आसपास कार मैन्युफैक्चरिंग की। ये सारे मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली के आसपास हैं। ठीक है, चाहे आपके सबसे बड़ा इंडिया का मैन्युफैक्चरर सुजुकी है, उनकी फैक्ट्री वहीं पे है, hyundai की भी फैक्ट्री वहीं पे है। ठीक है, ये सारी फैक्ट्रीज वहां पे। इवन जो अभी बंद होगी हार्ले डेविडसन, वो भी हरियाणा में ही थी, क्योंकि इनकी टारगेट है दिल्ली। ऐसी इंडस्ट्रीज को कहते हैं फुटलूज। क्लियर है? तो ये चीज, तो पहली स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल के, उसके ऊपर डिपेंड नहीं। आईटी और बीपीओ, आईटी कहीं पे भी चला सकते हो तुम, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2। क्लियर है? यस सर।
अब इससे आगे बढ़ते हुए 18th क्वेश्चन, consider the following statements regarding solidification of igneous rocks. If molten material is cooled slowly at greater depth, mineral grains may be small and smooth grains. क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है सर। गलत। कोर्स ग्रेन होगा। कैसे, कौन से टाइप के रॉक्स बनते हैं इग्नियस रॉक्स? इंट्रूसिव, इसका डायग्राम भी बनाया था ना हमने, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट्स इन अ वेरी लार्ज ग्रेन, ये उल्टी लिखी हुई है दोनों डेफिनेशंस, ये आपके एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना था, इसका आंसर डी आएगा। क्या दिया हुआ है आपके आंसर की में? डी दिया हुआ है सर। डी। शिखर डाउट कहाँ पे, आप वो पूछ लीजिए। सर स्टेटमेंट में बस कंफ्यूजन थी, वैसे तो ठीक था सर। ठीक है जी। 20th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है उसके रिगार्डिंग सारी की सारी चीज। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है अपने आप में? ह्यूमिडिटी बेसिकली हवा के अंदर वाटर कंटेंट को रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप की ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन यहाँ पे आपसे पूछी हुई है और उसके बाद ड्यू पॉइंट पूछा हुआ है। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट अपने आप में मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है कि टोटल जो है, ये टोटल अगर आपकी हवा है, इसके अंदर कितनी परसेंट, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, कितने परसेंट हवा आपकी पानी से भर चुकी है, उसे हम एब्सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, the percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at the given temperature is known as absolute humidity। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। सर हाँ जी सर, जैसे ये वाली टर्म्स आ जाती है ना, फिर बहुत ज्यादा जैसे कंफ्यूजन हो जाती है। एक पर्टिकुलर जैसे चीज के डेफिनेशन का आ गया। देखो ये तो लॉन्ग टर्म में अब याद ही करनी पड़ती है, अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सर जैसे वो होते हैं ना एकदम से सोच के जो करने होते हैं, वो तो चलो एक बार माइंड लग भी जाता है, इसलिए तो ये हो जाता है कि हाँ पढ़ा तो है नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। फिर मैंने तो ये छोड़ ही दिया था 20 वाला। मतलब सर वर्डिंग बड़ी टफ आ जाती है, समझ में नहीं आता। देखो छोड़ना तो कुछ नहीं है, ऐसे ना करो। ठीक है, देखो इस हर जब भी ऐसे वर्ड्स को समझना होता है ना, हमेशा जो मेन वर्ड होता है ना उसे समझने की कोशिश किया करो। अगर मेन वर्ड को समझ लोगे तो अपने आप ही बाकी चीजें तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब इस चीज के रेफरेंस से आता है कि एब्सोल्यूटली कितने में है। ठीक है, टोटल अगर कोई कंटेनर है या कुछ भी है, चाहे रूम है चाहे पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरे परसेंटेज में कितना आ गया। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है रिलेटिव। अगर मैं दूसरे डेफिनेशन में बताऊं साथ में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है बेसिकली आपके जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसके मुताबिक आपकी कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसमें टेम्परेचर चेंज जो आपका एब्सोल्यूट है, इसमें रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की कंसिडरेशन नहीं होती, बस टोटल हवा में कितनी है। तो यहाँ पे जैसे गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, तो रिलेटिव में क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो आपके हवा के पार्टिकल्स उतने ही खुलते जाते हैं। हमने ये पढ़ा है ना कि जो वार्म एयर होती है वो ज्यादा फैलती है, तो अगर वो ज्यादा फैलेगी वो अपने बीच में ज्यादा जगह बना देगी वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो एक ठंडी हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हमेशा कम होती है और एक गर्म हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा मॉइस्चर कैरी कर सकती है, ये कम मॉइस्चर कैरी कर पाएगी ठंडी हवा। तो रिलेटिव वर्ड वहां यूज होता है। रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब होता है कंपेयर करना, कि आपकी हवा 32 डिग्री आज अब याद हो गया ठीक है, 32 डिग्री पे आपकी हवा कितनी हो रही है,
कितना कैरी कर रही है और 40 डिग्री पे कितना कैरी कर रही है। ये आपके दोनों टेम्परेचर्स इस तरीके से कंपेयर कि यहाँ पे हवा कितना कैरी करेगी, यहाँ कितना कैरी करेगी, ये रिलेटिव कंपैरिजन हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब है कोई भी टेम्परेचर की कंसिडरेशन नहीं है, बस उसके अंदर कितनी परसेंटेज हवा फिल हो रही है। तो टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर, सैचुरेशन का मतलब होता है हवा जब पूरी भर जाए 100% सारा, जब हवा भर गई ना तब आपके हवा इतनी ज्यादा जब सारी पानी के साथ भरने लग जाती है तब आपके रिसीव हो जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है अब जहां पे आपका पानी का टेम्परेचर भी है उस लेवल पे पहुंचा हुआ है, प्लस पानी सारे के सारा मतलब हवा सारी की सारी भर चुकी है। अब आपके वाटर वेपर्स दोबारा से पानी के अंदर चेंज होने शुरू करेंगे। ड्यू का मतलब ही पानी के बूंदे होता है, तो अब पानी की बूंदे बनने लगेंगी, वही बारिश तभी आनी शुरू होती है जब आपका सारा आसमान पानी से भर चुका होता है। जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली यही होता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जब पहुंच जाता है जहां पे आपके वाटर वेपर्स दोबारा से बदलने लग जाते हैं वाटर के अंदर, तो वो पानी बनेंगे और फिर बारिश आएगी। तो ये सैचुरेशन होती है, ठीक है, कि हवा भर गई अब। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर की में गलती तो नहीं, आंसर की में गलती है। अच्छा, आंसर की में गलती है, इसका आंसर की में आंसर सी आना चाहिए, वहां पे बी दिया हुआ है। ठीक है, आंसर की में गलती है, ये चीज प्लीज सही कर लेना। ठीक है, आंसर की में मिस्टेक है ये। सर अब इसके बाद हाँ जी, किया था। आपने सी किया था, यस सर। तो आप नेगेटिव वाले खत्म कर देना, मतलब -0.66 जो किए होंगे उसे पॉजिटिव पहले तो कर लेना, फिर +2 कर लेना। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। मुझे बाद में प्लीज व्हाट्सएप पे भी हाईलाइट करके बता देना, ताकि मैं आंसर की में बात के लिए रेफरेंस के लिए आपको आंसर की ठीक करके भेज दूं। ठीक है, किसी और भी आंसर में किसी को कोई भी डाउट हो वो भी मुझे बता देना। ठीक है, वो आंसर्स में चेक करके आपको उनकी भी अगर कोई करेक्शन की जरूरत है, देखो आंसर की में हमेशा मिस्टेक्स हो सकती होती हैं, तो इसी तरीके से सही होंगी। अब आगे सर मैंने भी 20th का सी किया था बट रॉन्ग हो गया। वो सही कर लेना ना, जिन्होंने भी किया है +2 कर लेना और नेगेटिव वाला हटा देना, उसका पोर्शन नेगेटिव में मत करना। तो अब 21 से लेके 30 तक कोई भी डाउट हो, 25 कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन टेम्परेचर कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। ओके, सर 24 का बताना है यस। ये मिस्टेक हुई है। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं पढ़ के चेक कर देता हूँ एक मिनट को। 25 आपका देखो लैटिट्यूड्स, ऑब्वियसली जितना ओशन टेम्परेचर है ना, जितना आप इक्वेटर के पास जाओगे गर्म है, और जितना एक मिनट सूरज जी, इसके बाद आपका डाउट लेता हूँ, जो पोल्स की तरफ जाओगे वो हो गया। लॉन्गिट्यूड का कोई असर नहीं पड़ता, एक सिंगल लॉन्गिट्यूड के ऊपर टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का अपने आप से कुछ लेना देना नहीं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर का यही तो फर्क पड़ता है। और प्रिवेलिंग विंड, जो आपकी हवाएं चल रही हैं उसके कारण भी टेम्परेचर 1, 3 और 4, तो आंसर सही है। बस ये चीज यहाँ पे बेसिकली 1, 2, 3 लिख लेना, ये ऑप्शन को ठीक कर देंगे, ऑप्शन ही 1, 2, 3 कर देंगे। हाँ जी सूरज जी, आप क्या कह रहे थे? आप 24 का आंसर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? इधर उसका यस टाइम जोन रशिया नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा आज भी जो कॉलोनीज है ना, कॉलोनीज फ्रांस की है। सारी दुनिया में आज भी फ्रांस फैला पड़ा है, यहाँ पे एक सिंगल कंट्री की बात नहीं की गई है।
नेशन आज भी फ्रांस जगह जगह फैला हुआ है, सबसे बड़ा जो एक्चुअली फैला हुआ एम्पायर है ना आज भी जिसका, वो फ्रांस का है। फ्रांस की टेरिटरीज पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो ये सिंगल मेनलैंड को नहीं रेफर कर रहा, ये नेशन एज अ होल को रेफर कर रहा है। जैसे अमेरिका को भी लगा लो, अमेरिका के हवाई आइलैंड्स भी हैं, उसके बाद जो आपकी गुआम जैसी टेरिटरीज हैं वो उन्हें भी कंट्रोल करता है, तो उसके भी मल्टीपल जोन्स हैं, पर सबसे ज्यादा फ्रांस के हैं। थर्टी तक कोई और डाउट? सर 30। Consider the following statements regarding ecosystem. Ecosystem stability increases with the increase in the length of food chain. ठीक है, मैं समझाता हूँ, एक मिनट देना। With the increase in the number of links in the food chain. ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम में जो यहाँ पे चीज, इकोसिस्टम अपने आप में क्या होता है? इकोसिस्टम एक्चुअली अपने आप में, जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है ना, ये इंट्रैक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की। पर इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब है लिविंग जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हो गए, और नॉन लिविंग हमारे आसपास जो हवा पानी धूप ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ मिलके बनाते हैं कि इकोसिस्टम। पर इकोसिस्टम में अब यहाँ पे इसके अंदर कंसेप्ट पूछा गया है फूड वेब और फूड चेन का। देखो, अगर फूड वेब या फूड चेन दोनों, पहले बात करते हैं फूड चेन की, कि अगर फूड चेन ज्यादा लंबी होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। बिल्कुल, अगर आपकी किसी फूड चेन में सारे टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जैसे मतलब सबसे पहले तो हमेशा प्लांट्स ही आते हैं, प्लांट्स को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, खाना अपना खुद बनाते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। उसके बाद आगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। जो इन्हें खाते हैं वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जो उन्हें खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर। अगर एक आपको बैलेंस इकोसिस्टम बनाना है ना, ये सारे आपको चाहिए, तो इकोसिस्टम उतना बेटर होता जाएगा जितने प्रेजेंट है। लेट्स सपोज किसी, जैसे टर्शरी की बात करें, किसी इकोसिस्टम में टर्शरी की बात कर लो, चलो टाइगर टर्शरी में ही आते हैं। अगर टाइगर किसी इकोसिस्टम से साफ हो गए, खत्म हो गए हैं, वहां पे तो हिरनों की मौज ही लग जाएगी। हिरन जितना मर्जी खाते रहे, रिप्रोड्यूस करते रहे, उनकी तो आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इस कारण उन्हें बैलेंस करने के लिए टर्शरी ज्यादा चाहिए, तो इस कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर हंटर प्रे और प्रेडेटर का रिलेशन। सेम चीज अगर वैरायटी ज्यादा होगी, तो लेट्स सपोज कल अगर शेर थे, पर अगर शेर सिर्फ हिरन ही खाते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद तो हिरन खत्म हो जाएंगे। पर वही अगर उनके पास अच्छी खासी वैरायटी, आज हिरन खा लिया, कल कुछ खा लिया, कल कुछ खा लिया, अगर ज्यादा लिंक्स बनने लग जाएंगे, ये शेर इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है, इसे भी, तो आपकी इससे भी स्टेबिलिटी, कि शेरों के मरने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डियर नहीं खा रहे, और भी चीजें खा रहे। ठीक है, क्लियर है? सर 29 वाला बताना। 28 और 29। 28, consider the following statements regarding salinity of ocean. Salinity of ocean decreases from equator to poles. ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि पोल की तरफ जाते हुए आपका फ्रेश वाटर मिक्स हो रहा होगा, तो आपके ऑब्वियसली नमकीन पानी कम हो जाएगा, तो ये सही है। मेडिटेरेनियन सी हैज लेस सैलिनिटी देन अटलांटिक ओशन, ये गलत है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी, मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी वाटर बॉडी अगर लैंड से घिरी होगी तो क्या होगा, उसकी सैलिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। तो इसी कारण मेडिटेरेनियन सी की कम नहीं हो सकती, सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो आपका यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट सही आएगी। आंसर की में क्या दिया है? आंसर की में भी यही दिया है, ठीक है। कोई और डाउट था नेहा तो वो पूछ लो मुझसे। सर ये हर ओशन याद करनी पड़ेगी सर, पॉइंट टू पॉइंट, क्या चीज? हिस्ट्री कितनी है?
सर हर ओशन की करनी पड़ेगी सैलिनिटी सर, नहीं नहीं, ये तो कॉमन मैंने आपको वैसे फैक्चुअल, सर यार नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, कभी आपको नंबर नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे सैलिनिटी कितनी है, क्योंकि नंबर कभी भी एक्चुअली फिक्स नहीं रहते होते। जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे, अगर कहीं पे फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली सैलिनिटी कम हो जाएगी, नमकीन पानी ऑब्वियसली कम हो जाएगा अगर ताजा पानी ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे गर्मी ज्यादा है, इवेपोरेशन चलती जा रही है, वहां पे ऑब्वियसली सैलिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो जमीन के बीच में पानी फंसा होता है, क्योंकि जमीन की तरफ से गर्मी ट्रांसफर हो रही है, हवा चल रही है, सब कुछ, तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है इस कारण। ठीक है, 29th, biodiversity normally greater in the higher latitude as compared to the lower latitudes. एक चीज बताओ, ट्रॉपिक्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी या जो आपके आर्टिक का एरिया है वहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी? ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स तो लोअर लैटिट्यूड में ज्यादा होनी चाहिए, हायर लैटिट्यूड में नहीं। ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है, ये गलत है। ठीक है, सेकंड, along the mountain gradient biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude. तो पहाड़ों के ऊपर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी या पहाड़ों के नीचे वाले एरिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी? पीक पे सबसे ज्यादा पहाड़ों के साथ नीचे लोअर एल्टीट्यूड, बिल्कुल, मतलब नीचे वाले एरिया में ज्यादा होती है। पीक पे कभी भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती, वहां पे ज्यादा जानवर नहीं रहते। ठीक है, नॉर्मल ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड, तो ये सही है। तो इसका आंसर आएगा 29 का बी। 29 का क्या दिया? बी ही दिया है। खुशप्रीत, कहाँ डाउट था वो मुझसे पूछ लो। बस ये वाला ना क्वेश्चन, जैसे जो फर्स्ट है इसका वही समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। अच्छा, लोअर लैटिट्यूड का मतलब होता है क्योंकि 0 डिग्री से हम शुरू करते हुए 90 डिग्री तक जाते हैं ना, कहीं और पे भी आ जाए, ये बाकियों को बता दूं। लोअर लैटिट्यूड का मतलब होता है तुम 0 के जितने पास हो। हायर लैटिट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री पोल्स के जितने पास हो। हमें पीक के ऊपर पेड़ कई बार होते ही नहीं है, हाइट तो ओवर द टाइम कम होती जाती है। अच्छा, तो मैं एक पहाड़ों बारे और फैक्ट बता दूं, पहाड़ों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली बिल्कुल पहाड़ों के बॉटम पे भी नहीं होती। ये कभी अपने आप में स्टेटमेंट बन के आ जाए। देखो ये पहाड़ है, पहाड़ों पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ना कांस्टेंट नहीं होती। जब पहाड़ों से ऊपर को जाओगे ना, पहले क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हाइट के साथ ना इंक्रीज होती जाती है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस, लगातार आपके जंगल और ज्यादा डेंस, और ज्यादा पेड़ पौधे जानवर सब कुछ पाए जाएंगे। पर एक हाइट आएगी जहां तक ये चीज बढ़ेगी, एक हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट तक आपकी बायोडाइवर्सिटी नीचे से बढ़ती जाती है। तो प्लेन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पहाड़ों में होती है, पर वो एक हाइट तक, आपके पहाड़ों की एक हाइट तक बायोडाइवर्सिटी पहले बढ़ती जाती है, फिर एक स्पेसिफिक हाइट आएगी, उसके बाद आपकी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, जब तक पीक आ जाएगी जहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो ये चीज को याद रखना, कभी अपने आप में ये स्टेटमेंट बन के आ जाए कि पहाड़ों पे पहले बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड देन डिक्रीजेस। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली कंपेयर कर लिया था कि लोअर लैटिट्यूड और हायर लैटिट्यूड को, एल्टीट्यूड सॉरी, इन्हें कंपेयर करूं तो किसमें ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में अब यहाँ पे ज्यादा। पर अगर कभी ये स्टेटमेंट बन के आ जाए, ये भी एक स्टेटमेंट याद रखना, चाहे साइड पे कहीं पे लिख रहे हो तो ये चीजें लिख के भी रख लो, जो जितनी चीजें मैं फैक्ट फुट सब कुछ साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज अब ये क्या हो गया, अब इसके बाद 31 से लेके 40 तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट? 31 सर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, जो हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी थी उसमें मैंने समुद्र में बताया था ना कि दुनिया की सबसे बड़ी आपकी वोल्केनिक जो रेंजेस हैं वो पहाड़ों के अंदर हैं। वहां पे आपके बीच में से आपके लावा निकल निकल के बाहर आ रहा है, तो उसके कारण जो दोनों साइड पे आपके ये एरिया मूव करता है, इसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
तो इसके अकॉर्डिंग रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियानिक रिजेस आर यंगेस्ट एंड द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे। मैंने बताया था ना यहाँ पे मिट्टी धीरे धीरे आगे कॉर्नर्स की तरफ मूव करती रहती है, तो आपके पत्थर पुत्थर मिट्टी हर चीज कॉर्नर की तरफ, तो यहाँ से जो अंदर से निकलेगा वो सबसे यंगेस्ट ही होंगे, अभी अर्थ के अंदर से निकले हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The rock of the oceanic crust near the oceanic ridges are much younger than the rocks of the continental crust। ये भी बिल्कुल सही है। देखो कॉन्टिनेंट्स को तो बने हुए सदियों हो गई हैं, तो उनके तो पत्थर पुराने ही हैं, सारी नई मिट्टी समुद्र के अंदर से निकल रही है, या जहां पे बस वॉल्केनो होते हैं वहां से नई मिट्टी निकलती है। ठीक है, तो इसके आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 31 का आंसर उसमें भी क्या दिया है, सी दिया है, बिल्कुल सही दिया। ठीक है, बोथ 1 and 2 दोनों सही हैं। थैंक यू सर। इसके बाद और भी मुझे क्वेश्चन आ गए, एक एक करके 32, 35, 32। Consider the following statements regarding stages in the evolution of the present atmosphere। आज के एटमॉस्फेयर बनने की क्या क्या स्टेजेस रही हैं। The first stage is marked by the loss of primordial atmosphere। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का मतलब था जो अर्थ को ओरिजिनली जो एटमॉस्फेयर मिला था। देखो ओरिजिनली जो अर्थ को एटमॉस्फेयर मिला था ना, क्योंकि अर्थ सन से टूट के बनी है, अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी, और वो जो गर्म हवा थी हमारे आसपास चारों ओर उसने क्लाउड बना के रखा था। धीरे धीरे वो सारी की सारी गर्मी छटी है, तो ये स्टेज आपकी बिल्कुल सही पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इन दी सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, अब क्योंकि सारे क्लाउड्स आसपास गर्मी एक बार सारी छट गई, जो उसके बाद एक्चुअली आज जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं ना, चाहे नाइट्रोजन जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है हमारे एटमॉस्फेयर की, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी ना अर्थ के अंदर से जब वॉल्केनो फटे हैं ना, ये इनके अंदर से निकली हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मेन ज्योग्राफी के नोट्स है ना, जितने मैंने आपको पहले दिए भी, जिनके पास हैं पहले लिथोस्फीयर के जो नोट्स दिए थे, उनके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, ये सारे एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इन द थर्ड स्टेज, कोई बात नहीं, मतलब एडवांस कंसेप्ट है, ये सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए था। इन दिस थर्ड स्टेज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीसरी, धीरे धीरे जो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई, क्योंकि अर्थ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेस, सल्फर जैसी गैसेस ज्यादा निकली थी। धीरे धीरे जो चेंजेस आए हैं वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण आए हैं, और इस तरीके से तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं 1 2 3। तो 32 का क्या दिया हुआ है आंसर में, डी दिया हुआ है, ये सही है। किरण क्लियर है? अब चलते हैं सूरज जी आपके डाउट पे। Which of the following is are the ecological hotspots of the world? हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है ऐसे एरियाज जहां से बायोडाइवर्सिटी लगातार खत्म होती जा रही है। ठीक है, और मतलब धीरे धीरे मतलब वहां पे सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। जो ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी थी उसका 70% से ज्यादा खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे एरियाज को हॉटस्पॉट्स के एरियाज कहते हैं। तो इंडिया के अंदर ही बात की जाए तो इंडिया के अंदर आपका जो वेस्टर्न घाट का एरिया है ये पड़ गया। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट ये तीनों जगह। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल एंडीज इसका पार्ट बनता है नहीं, एक मिनट मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे भी हर क्वेश्चन 100% ऑब्वियसली टाइम नहीं याद होते। तो यहाँ पे आपके आंसर की में मैप भी दिया हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय एंडीज को देखना मैंने, ट्रॉपिकल एंडीज इसका पार्ट है। 1 and 2 इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, आपके रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, और अगर आप आंसर की के अंदर मैप देखोगे रॉकी माउंटेन्स नहीं बनाए हुए। ठीक है, इसका आंसर है आपका 1 and 2। ठीक है, क्रॉस करना था, ऐसे अंडरलाइन लग रहा है। तो 35 का आंसर की में क्या दिया है, बी सही दिया है। और कोई डाउट 40 तक? तो 37th की सेकंड लाइन में एक मेंशन है, देखना जरा। एक
37 की सेकंड, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मैंने जब आपको ये मुझे एक क्वेश्चन बनाते हुए डाउट भी आ रहा था, जब मैंने आपको अर्थ की सारी लेयर्स पढ़ाई तब मैंने आपको डिसकंटिन्यूटीज नहीं बताई थी? सर नहीं। वो आप भूल गए थे सर, बताई नहीं है वो अच्छा रैपिड वाली वो सर। चलो ठीक है, ये क्योंकि अपने आप में ना फिर मुझे वो सारा डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो ये चीज मैं आपको अब उसी टाइम पे बताऊंगा, ठीक है? जब आगे पढ़ रहे होंगे मैं आपको वैसे जनरल डायग्राम भेज दूंगा एक, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज समझा दूंगा, ठीक है? कैसे और को 38 39 इनमें मोहरोविक बेसिकली ये सारे डिसकंटिन्यूटीज क्या होते हैं, हमने बिर्च, लेमैन, मोहरोविक ये सारी डिसकंटिन्यूटीज पढ़नी है। ये सारे डिसकंटिन्यूटीज अपने आप में कहाँ पे अर्थ के अंदर एक लेयर खत्म होती है, जो हमने अलग अलग जैसे इनर कोर, आउटर कोर, और दूसरी शुरू होती है, यानी कि इनर कोर जैसे खत्म हुई आउटर कोर शुरू हुई, उसके बाद आपकी मेंटल क्रस्ट सर। हाँ मेंटल क्रस्ट, मेंटल के अंदर भी अलग अलग लेयर्स कब खत्म हुई कब शुरू हुई, वो सारी की सारी। मोहरविक आपके पास क्रस्ट और मेंटल के बीच की लेयर पड़ गई, यानी कि आपके क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लेयर आई वो मोहरविक पड़ गई। तो यहाँ पे जो डिफाइंड है ये अपर मेंटल स्टार्ट्स, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में पड़ गई। ठीक है, अब 41 से लेके 50 तक कोई भी डाउट? 40 seconds. 40 second. Consider the following statements regarding alluvial soils. तो alluvial soils आपकी सबसे फर्टाइल प्लेन्स में पाई जाने वाली सॉइल्स होती हैं, ठीक है? आपके जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स हैं उसके अंदर आपकी सॉइल्स का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है? उसके अंदर ये चीज डिफाइन की हुई है। एक मिनट अपना मैं बताता हूँ यहाँ से, ये क्योंकि अलग अलग मिनरल्स और इसके बारे में बताया, तो मैं एक बारी मिनरल्स और वो चीज यहाँ से बता दूँ। नहीं सॉरी, आपके यहाँ पे सॉइल शॉर्ट में, चलो यहीं से बताता हूँ। दी सॉइल्स कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल कंट्री, ये बिल्कुल सही है अपने आप में। देयर आर जनरली पुअर इन पोटाश बट रिच इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में भी रिच नहीं होती है, तो ये गलत है। ये दोनों में पुअर होती है, पोटाश में भी फॉस्फोरस में भी, ठीक है? इसी कारण हमें ये दोनों के फर्टिलाइजर, देखो जो हमारे नॉर्थ के प्लेन्स है ना सारे के सारे, पंजाब से लेके बिहार वेस्ट बंगाल तक, ये सारी जगह पे जो मिट्टी पाई जाती है एलुवियल है। यहाँ सारी जगह ये दोनों फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं क्योंकि इन दोनों की कमी है। इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन द रिवर वैली, बिल्कुल साउथ में, क्योंकि नदियों के साथ ही मिट्टी आती है, ठीक है? जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स भी आपकी नदियों की सेडिमेंटेशन से बने हैं, वो सारी चीज। तो इसका 1 और 3 ये बनेगा। सर ये 22% एरिया कवर करती है। नहीं 40%। बुक पे था सर 22% कवर हो गया। और ना ये आपने कहा कि ये फास्फोरस नहीं होता है इसमें सर, फास्फोरस की कमी होती है इसमें, पोटैश तो ज्यादा होता है इसमें। नहीं दोनों की कमी होती है। चेक करना पड़ेगा। अरे मुझे पता है ये चीज तो मुझे पता है, इसमें दोनों की कमी होती है। नहीं सर ये सुबह चेक किया ना मैंने, बुक पे लिखा था। एलुवियल सॉइल 43%, ये बात तो चलो 40% अबाउट 40% ही हो गया, 43% वही हुआ, ठीक है? उसके बाद एक मिनट रुकना, पेनिनसुलर में डेल्टा और उसके चारों ओर पाए जाते हैं। उसके बाद इसके कलर लाइट ग्रे ऐश हुआ,
अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप चेक करना सर, ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। रिच इन पोटाश, ये उल्टा लिखा हुआ है, पोटाश में रिच है, फॉस्फोरस में पुअर है, ये इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक सर है। एरिया भी कवर कर लेना सर एक बार। हाँ, और एरिया मैंने दोबारा कंफर्म कर लिया। नहीं, मैंने आपको एक पिक भेजी, उसको चेक करना व्हाट्सएप पे। नहीं सूरज जी, ये इस यहाँ बुक में गलती होगी, क्योंकि ये मैंने पहले भी ये बहुत जगह ये फैक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज, हाँ जी, इसके बाद कौन सा 43 का क्लियर हो गया। हाँ, वो बुक में करेक्ट कर लेना, वो बुक में गलती होगी। 43 का 3, मॉनसून का द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम्स का हमने अभी टॉपिक नहीं किया, ठीक है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमने नहीं किए, ये मैं आपको जेट स्ट्रीम्स का पूरा टॉपिक ही करवाऊंगा अभी, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा, अफेक्ट द मॉनसून। हाँ, मॉनसून को आपकी जेट स्ट्रीम्स भी इफेक्ट करती हैं। सो बेसिकली जेट स्ट्रीम्स का टॉपिक मैं अगले, अब जेट स्ट्रीम्स के और भी क्वेश्चन है ना, मैंने एक आधा क्वेश्चन और भी डाला था जेट स्ट्रीम्स का, या सिर्फ एक ही है? एक, मेरे ख्याल से मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जेट स्ट्रीम्स के ऊपर डाला हुआ है, शायद आगे जाके। मतलब ये मुझे अगले लेक्चर में याद करवाना है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको ये पूरा का पूरा जेट स्ट्रीम समझाऊंगा, ठीक है। यस सर। सर एक अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब? अनकंसोलिडेटेड, वही मुझे अभी नेहा ने भी डाउट पूछा। बेसिकली अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है जो एक दूसरे में ना मिक्स नहीं हुए, ठीक है, उन्हें कहते हैं अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट जो अपने आपस में मिक्स ही नहीं हुए, ये ना अलग अलग लेयर्स बनाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये सारे ग्रेट हिमालयास के रेफरेंस में आर दे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स? नहीं, वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ही है ना, बिल्कुल ग्रेट हिमालयस। तो मैंने आपको बताया था, वो पहली बात तो टकराव से बने, टकराने के बाद जो समुंदर की मिट्टी थी वो ऊपर को उठी, ठीक है। इसके कारण जो आपके हिमालयस है ना, वो अलग अलग लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो इस लेयर्स में अलग अलग लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो अनकंसोलिडेटेड, जो आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए हुए, वो इसलिए ऐसी लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेहा क्लियर हो गया? 48 का थर्ड पॉइंट देखना, एपीहीलियन और पेरीहीलियन के ऊपर ही है। The planet moves slower when it is at aphelion and faster when it's at perihelion. ये स्टेटमेंट सही है? Aphelion moves slower at aphelion, faster at perihelion. नहीं, उल्टा होना चाहिए, एक मिनट, कंसेप्ट उल्टा होना चाहिए, कंसेप्ट उल्टा है। एक मिनट, इस फैक्ट को मैं कंफर्म कर दूं, एक मिनट। ये ना, सर एप्टीहीलियन पे स्लो ही होगा? हाँ, मैं वही एक बार कंफर्म कर रहा हूँ बस। एंड फास्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं उल्टा समझे, मैं अपने आप में कंफ्यूज होके बैठ गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं इसके साथ ये जोड़ के बैठ गया, सॉरी। मैं जो आपको कहता हूँ कि स्टेटमेंट गलत ना पढ़ना, मैं खुद स्टेटमेंट गलत पढ़ के बैठ गया। एपीहीलियन के टाइम स्लो होगा और पेरीहीलियन के टाइम फास्टर होगा, हाँ ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में।
सो बेसिकली इसका मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, तभी मैं कंफर्म करने लग गया कि ये उल्टा क्यों हो गया। सो बेसिकली होता क्या है कि देखो, जब आपके सन की अर्थ पास होगी ना, ग्रेविटी ज्यादा खींचेगी, मतलब सन की ग्रेविटी अर्थ को ज्यादा खींचेगी, वो इस कारण ये वाले फेस को ना बहुत जल्दी क्रॉस कर जाती है, ग्रेविटी के पुश के कारण वो ज्यादा तेज हो जाती है थोड़ी सी। पर जब दूर होती है ना, अर्थ थोड़ी सी यहाँ पे स्लो पड़ जाती है, तो ये इस कारण ऐसे बैलेंस क्रिएट होता है अर्थ का। ठीक है, एक जगह पे थोड़ी सी तेज ट्रैवल करती है, एक साइड पे थोड़ी स्लो करके। क्लियर है? तो इस तरीके से, ठीक है, ये ग्रेविटी का कंसेप्ट इसके साथ जोड़ के याद करना, मैंने भी वैसे ही किया हुआ था। तभी अब जब मैंने अभी पढ़ा कि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है तो हो गया। और इसमें इनकरेक्ट पूछा गया स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है तो थर्ड इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में जो ध्यान रखने को बोला था वो भी यहाँ पे है। क्लियर है? 50th क्वेश्चन तक आपको कोई और डाउट? 49 या 50 में कोई डाउट? 49 का सर ऑप्शन गलत आंसर है। हाँ जी, 49 का आंसर देखना सर, गलत दिया आई थिंक आंसर। लोकेटेड इंटायरली इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, तंजानिया आपके यूरुगे भी साउथ में। सर 7th ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा, ये सर 7। हमें मैप याद करना है पूरे वर्ल्ड का इस हिसाब से। तो धीरे धीरे तो सारा मैप याद करना ही है ना। जितना देखो ज्यादा बेटर आपको मैप याद होगा ना, उतना आपको कई क्वेश्चन करने अपने आप में ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण मैप, इसलिए जितनी बेटर एटलस याद रखोगे ना, ज्योग्राफी अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है जब आप ये सारी चीजें याद रखो। चलो ये अच्छा, 7 नंबर में गलती है। अच्छा, तंजानिया के तो इथोपिया चेक करना सर, इथोपिया तो इसके नॉर्थ में इक्वेटर। अच्छा अच्छा हाँ, इथोपिया तो ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हुआ तो 4 नंबर ये दोनों गए। ठीक है, उसके बाद आपका यूरोगे तो नीचे ही था, 5 नंबर, दोनों में 5 है। कौन से में डिफरेंस है? तंजानिया में फर्क है ना, डी या ऑप्शन आना चाहिए। तंजानिया यहाँ पे है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है टेम्परेट साइक्लोन्स, वो भी कंसेप्ट हमने मेन ज्योग्राफी में करना है। तो बेसिकली टेस्ट से, ये सारे टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि बाद में अगर जब आपको रिवीजन भी करनी होगी ना सारे टेस्ट जोड़ के, इसीलिए कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े होंगे, या कुछ कंसेप्ट हद से ज्यादा मुश्किल होंगे, ताकि जब फाइनली सारा सिलेबस हो भी जाए तो ये आपके सारे टेस्ट एक रिडंडेंट नहीं होंगे, कि वेस्ट नहीं होंगे, आप इन्हें बाद में भी रिवाइज कर पाओगे। 49 का वैसे क्या दिया हुआ है? 9 का बी दिया हुआ है। अच्छा, आंसर की में गलती है, 49 का डी आना चाहिए, और ये भी गलती है, 7 नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है? कोई भी डाउट? 50th क्वेश्चन में कोई भी डाउट? ठीक है, ये थे आपके पहले 50 क्वेश्चन।